नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं नंदिनी। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं से विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में भाग लेने की अपील की। भारतीय डाक विभाग की ओर से आयोजित 3 दिवसीय बिहार डाक टिकट प्रदर्शनी की पटना में शुरुआत, राज्यपाल ने किया उद्घाटन। बिहार विधानमंडल परिसर में आज विपक्ष ने विभिन्न मुद्दों को लेकर किया प्रदर्शन। विधानसभा में प्रश्नोत्तर काल में विभागीय मंत्रियों ने सदस्यों के प्रश्नों का दिया जवाब। बिहार विधानसभा में सीट अरेंजमेंट के हिसाब से विधायकों के नहीं बैठने पर आज राष्ट्रीय जनता दल ने जमकर किया हंगामा। मधेपुरा स्थित इलेक्ट्रिक रेल इंजन कारखाने का बनारस लोकोमोटिव वर्क्स के महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह ने किया निरीक्षण। और पटना जिले के मसौढ़ी अनुमंडल के नदौली गांव में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से गांव के कृषकों के सपने हो रहे हैं पूरे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं से विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में भाग लेने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर युवाओं को दिए अपने संदेश में कहा है कि यह आपके अभिनव विचारों को सरकार के शीर्ष स्तर तक पहुंचाने का एक बहुत ही खास अवसर है। देखिए एक रिपोर्ट। मेरे युवा मित्रों, एक रोचक प्रश्नोत्तरी है जो सुनिश्चित करेगी कि आप 12 जनवरी 2025 को ऐतिहासिक विकसित भारत युवा नेता संवाद का हिस्सा बन सके। यह आपके अभिनव विचारों को सरकार के शीर्ष स्तर पर पहुंचाने का एक बहुत ही खास अवसर है। यह हमारे विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में आपका अमिट योगदान होगा। पटना के ज्ञान भवन में भारतीय डाक विभाग की ओर से आयोजित 3 दिवसीय बिहार डाक टिकट प्रदर्शनी की शुरुआत की गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। प्रदर्शनी में पहुंचने पर राज्यपाल का महिला बैंड ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि बच्चों को मोबाइल दूर रखकर डाक टिकट संग्रह करने की आदत डालनी चाहिए। वहीं पटना जीपीओ के मुख्य पोस्टमास्टर अनिल कुमार ने प्रदर्शनी के बारे में जानकारी दी। दूरदर्शन के सेवानिवृत्त अधिकारी पी.के. मलिक ने भी डाक टिकट की प्रदर्शनी लगाई, साथ ही डाक टिकट संग्रह के बारे में जानकारी दी। हम डिजिटल हो गए हैं और मोबाइल पे से हमको लिखना भी भूल गए हैं अभी, क्योंकि हमको बटन प्रेस करना ही आता है अभी। इससे अगर बाहर आना चाहते हैं, डाक टिकटों का संग्रह करना एक बहुत अच्छी आदत बन जाएगी। इस प्रदर्शनी का लाभ उठाए, बिहार का इतिहास, अपने देश का इतिहास, ग्लोरी ऑफ बिहार हमको यहाँ देखने को मिलेगी डाक टिकटों के माध्यम से। ऐसे ही उपक्रम करते रहना चाहिए। 128 सब्जेक्ट पर प्रदर्शनी भी है, 128 सब्जेक्ट पर, और स्टॉल लगाए गए हैं। करीब 40 स्टॉल हैं, 128 सब्जेक्ट हैं। करीब 10,000 से ज़्यादा बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं। 500 के आसपास स्कूल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 153 लोग पूरे देश से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी जैसा देखा आपने, माननीय राज्यपाल जी ने इसका उद्घाटन किया। अभी हम लोग एक स्पेशल कवर, एक बिहार के ऋषियों पर पोस्टकार्ड, 2 किताब जारी किया माननीय राज्यपाल जी ने। और अगला सत्र जो है महिलाओं पर आधारित है, महिला सशक्तिकरण पर, उसमें भी एक हम लोग स्पेशल कवर जारी करेंगे। और एक पोस्टकार्ड महिला बिहार की जो महान महिलाएं हैं। 2 प्रदर्शनी है। मैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पर प्रदर्शन बनाता, एग्जिबिट बनाता हूँ। मेरा इसमें 2 लगा हुआ है। ये एग्जिबिट जो आप देख रहे हैं, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के नेचुरल साइट्स जो है, नेचुरल क्राइटेरिया के कारण जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में है, उससे संबंधित डाक टिकटों का ये प्रदर्शन।
बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन आज सत्र की शुरुआत के साथ ही परिसर में विपक्षी दल के सदस्यों ने स्मार्ट मीटर, वक्फ बिल सहित अन्य मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। जहां AIMIM के अख्तरुल इमाम ने वक्फ बिल का विरोध किया, वहीं भाकपा माले ने महबूब आलम ने कहा कि विपक्ष एक होकर स्मार्ट मीटर सहित सरकार की अन्य नीतियों का विरोध कर रहा है। विपक्ष के विरोध पर भाजपा नेता और राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि प्रदेश में गरीबों को मुफ्त बिजली दी जा रही है और यहां विपक्ष बेवजह के मुद्दों को उठा रहा है। विधानसभा चला रहे हैं, सदन में हम लोग की अब तक कोई बात रिकॉर्ड नहीं हो रही है। नीतीश कुमार जी ने सब्सिडी रेट में बिजली देना गरीब को शुरू कर दिया, तो जब गरीब को बिजली देना शुरू कर दिया, गरीब ने आवाज उठाना बंद कर दिया, तो इनको अब जो है इनका विपक्ष का हवा निकल गया। बिहार विधानसभा में सीट अरेंजमेंट के हिसाब से विधायकों के नहीं बैठने पर आज राष्ट्रीय जनता दल ने जमकर हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि सीटिंग अरेंजमेंट में 3 सत्र से आरजेडी के बागी विधायक मंत्रियों की सीट पर बैठ रहे हैं। नियमानुसार आज भी वे आरजेडी के MLA हैं, उनको हमारे साथ बैठना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि सदन नियम कायदे से चलता है। वहीं बागी विधायकों पर कार्यवाही की मांग करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने स्पीकर को उन बागी विधायकों पर कार्यवाही करने के लिए पत्र भी लिखा, लेकिन इसके बावजूद विधानसभा अध्यक्ष एक्शन नहीं ले रहे हैं। कहीं जाकर के बैठेगा, ऐसे कैसे? और जब पार्टी ने लिख करके दे दिया है 3 लोगों पर कार्रवाई का, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? तीसरा सत्र हो गया और लगातार अटेंड कर रहे। ये तो कहीं ना कहीं से दिखाता है ना कि भाई एक तरफा ही जो है देखा जा रहा है, नियम से नहीं चल रहा, सरकार जो है नियम से ऊपर हो गई है। तो आज हमारे विधायकों में बहुत रोष था इस चीज को लेके। केंद्र सरकार की देश के पेंशनधारियों को डिजिटल माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की पहल से व्यवस्थाओं में काफी सुधार हुआ है। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के सचिव वी श्रीनिवास ने बताया कि पेंशनधारियों की सुविधा के लिए विभाग ने देश भर में 1100 नोडल अधिकारियों को तैनात किया है, जो 800 शहरों में 1950 कैंपों के माध्यम से इस योजना को सफल बना रहे हैं। 800 शहरों में लगभग 1950 कैंप्स के माध्यम से और 1100 नोडल ऑफिसर्स के माध्यम से लागू किया जा रहा है। इसमें 17 पेंशन डिसबर्सिंग बैंक्स और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक तथा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के CGDA, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और पोस्टल और टेलीकॉम पेंशनर्स के लिए तथा सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशनर्स और EPFO पेंशनर्स के लिए ये कैंप्स लगाए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा सहूलियत का कदम है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात कार्यक्रम में इसका जिक्र किया था कि डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र आने के बाद जो कई वयोवृद्ध सुपर सीनियर पेंशनर्स हैं, जो 80 वर्ष के भी ऊपर आयु के पेंशनर्स हैं, उनमें भी 5.5 लाख पेंशनर्स ने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र सबमिट किए हैं। तो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, अगर आप बुजुर्ग भी रहते हैं तो कई वॉलंटियर्स हैं, यूथ वॉलंटियर्स, जो आगे आके उनकी हैंड होल्डिंग करके उनके द्वारा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट्स। बिहार लोक सेवा आयोग की 69वीं परीक्षा परिणाम मंगलवार को जारी हो चुका है। टॉप 5 में विनीत आनंद को भी जगह मिली है। रिजल्ट आने के बाद उनके परिवार के साथ साथ आस पड़ोस के लोग भी खुश हैं। देखिए ये रिपोर्ट। योजना की शुरुआत की थी, जो प्रदेश के युवाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। BPSC 69वीं में 23 लाभार्थियों ने सफलता हासिल की।
बुधवार को घोषित हुए 69वीं बीपीएससी परीक्षा के परिणाम में कुल 470 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की, जिसमें 23 ऐसे हैं जो प्रदेश के अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के लाभार्थी हैं। बीपीएससी परीक्षा में योजना के साथ सफलता हासिल करने वाले 23 अभ्यर्थियों में 2 ने तो शीर्ष 10 में भी जगह बनाई है। टॉप 10 में जगह पाने वाली क्रांति कुमारी और नीरज कुमार हैं। 23 अभ्यर्थियों में से 14 राजस्व सेवा, 2 जिला नियोजन पदाधिकारी, 3 श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, 1 प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी और 1 आपूर्ति निरीक्षक के पद पर चयनित हुए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत चुने गए अभ्यर्थियों को राज्य सरकार 50,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि देती है। इन पैसों से अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के अत्यंत पिछड़े वर्ग के युवाओं को सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए वित्तीय सहायता देना है। पहले मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना का लाभ सिर्फ संघ लोक सेवा आयोग और बिहार लोक सेवा आयोग के प्रीलिम्स परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को ही दिया जाता था, लेकिन अब इस योजना का विस्तार किया गया है। साल 2024 से बाकी महत्वपूर्ण परीक्षाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स के महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह ने आज सहरसा के मधेपुरा स्थित इलेक्ट्रॉनिक रेल इंजन कारखाना का निरीक्षण किया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि वे मधेपुरा के 12,000 हॉर्स पावर इंजन कारखाना देखने आए हैं, ताकि देश के दूसरे लोकोमोटिव कारखानों में भी इस तरह के इंजन का निर्माण शुरू करवाया जाए। इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके, भारत के और लोको शेड में, बीएलडब्ल्यू में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। और 12,000 हॉर्स पावर के लोको का भी करना है, लेकिन अभी जगह फिक्स नहीं हुई है उसकी। पटना जिले के मसौढ़ी अनुमंडल के नदौली गांव में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से गांव के कृषकों के सपने पूरे हो रहे हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। बरसात का पानी अब तालाब बनने से संरक्षित हुआ। किसानों की मेहनत से अब हर खेत हरा भरा हुआ। सिंचाई के संग फसलें फलने लगी, गांव की तस्वीर बदलने लगी। बात हो रही है पटना जिले के मसौढ़ी अनुमंडल के नदौल गांव की। यहाँ के किसान राम विनय कुमार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जलछाजन विकास 2.0 योजना के द्वारा अपनी निजी बेकार जमीन पर अनुदान के तहत तालाब का निर्माण कराया। आज इसी तालाब से सिंचाई के द्वारा लाभकारी फसलों की खेती कर आर्थिक रूप से सशक्त बन रहे हैं। मैं अपना निजी ज़मीन में तालाब जलछाजन से खतवाए हैं, जिससे बहुत सा फायदा हो रहा है और इससे खेती भी पटवन हो रहा है, मछली इसमें भी हो रहा है और इससे बहुत लेयर भी बढ़ रहा है, मजबूत हो रहा है। इसमें सरकार से हमको अनुदान मिला है, खाते हैं, इससे हमको बहुत सा फायदा लाभ हो रहा है। हम लोग का ज़िंदगी बदल गया। पहले हम लोग मजदूरी करते थे, अब आगे बढ़े हैं, इससे बहुत सा विकास किए हैं और इससे खेती भी पटवन हो रहा है, धान भी इससे हो रहा है। पहले बारिश पर खेती करते थे हम लोग और तालाब खाते हैं तो बारिश होता है तो इसमें पानी जमा होता है, इसी से हम लोग पटवन खेती के करते हैं। तालाब से बहुत खुशहाल हैं और इससे बिक्री भी करेंगे, इनकम हो रहा है। धान भी बहुत हुआ है इन साल। बारिश का पानी इतना हुआ है कि तालाब में पानी भरा हुआ है, इससे हम लोग गेहूँ का भी पैदा इसे हम लोग उपजा लेंगे। माननीय प्रधानमंत्री को बहुत धन्यवाद देते हैं। राम विनय अतिरिक्त आय के लिए तालाब में मछली पालन भी कर रहे हैं। रेहू है, कतला है, जासर है। अभी 120 रुपये रेहू बिक रहा है, 200 रुपये कतला बिक रहा है। यहीं पर तालाबे पर व्यापारी आता है, तालाबे पर से हम लोग सब मछली निकाल के बेच देते हैं। आओ बूंद बूंद को हम बचाएं, लाखों जीवन से युक्त परिवेश बनाएं, यही तो उद्देश्य है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जलछाजन विकास 2.0 का। मसौढ़ी से कैमरामैन राकेश कुमार हीरा के साथ सीमा सिंह की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। सोनपुर मेला यूं ही विश्व प्रसिद्ध और एशिया का सबसे बड़ा मेला नहीं। कहा जाता है मेले की विविधता विदेशी पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। शायद यही वजह है कि प्रतिवर्ष इस मेले में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस बार भी कई देशों के पर्यटक मेले का आनंद लेने के लिए पहुंचे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। आकर्षण को
अलग से बढ़ा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मेले में फ्रांस से आए विदेशी पर्यटकों की, जो मेले के हर एक स्टॉल पर जाकर वहां की चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, परख रहे हैं और कुछ खरीद भी रहे हैं। जी हाँ, कोटरी जेरोम के नेतृत्व में फ्रांस से 10 लोगों का एक दल मेला घूमने आया है, जो मेले से जुड़े हर एक चीज को करीब से न सिर्फ देख रहा है बल्कि अपने कैमरे में कैद भी कर रहा है और अपने साथ ले जाने के लिए यहाँ से कुछ सामान भी खरीद रहा है। And we came to Sonepur Mela because it is something very famous we wanted to experience for the cattle fair, but also for the rest, puja in the river and so on. And we are very pleased to be accommodated in this magnificent place with this cottage. It is very big, very well managed, and yeah, we really appreciate this. विदेशी पर्यटक जहां मेले की रौनक और इसके पीछे धार्मिक आस्था से जुड़ी कहानी को देख सुन अभिभूत हैं और भारतीय धर्म संस्कृति से प्रभावित नजर आ रहे हैं, ही दूसरी तरफ इन विदेशी पर्यटकों के मेहमान नवाजी के लिए सोनपुर मेले में विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। इनके रहने खाने से लेकर हर तरह की व्यवस्था अलग से की गई है। व्यवस्था की देखभाल करने वालों की माने तो मेले में आने वाले विदेशी पर्यटकों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो और वह अपने देश की व्यवस्था के बीच भारतीय संस्कृति जान सके, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। संस्कृति को नजदीक से देखने और जानने का मौका मिला है। I've seen fairs in many places in Asia, and so it is for the horse fair. It is really something very fantastic, very interesting. And unfortunately, no more elephants. But I understand it is very difficult. Yeah, for the horses fair is really the thing which is the most important. And also, we liked a lot the puja place where people go to bath. I found it even more interesting than in Varanasi because we had a very good experience there. It was very interesting. जो विदेशी आएंगे उनके लिए मतलब सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है? एकदम पूरा टोटल सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ टूरिज्म निगम के द्वारा यहाँ पर कॉटेज लगाया गया है। इसमें डबल बेड का कॉटेज है, 6 कॉटेज लगा है, एक में डबल है और उनमें सारी सुविधाएं हैं। लैट्रिन बाथरूम अटैच, सब चीज, गर्म हॉट वाटर, सब चीज का व्यवस्था है। लग्जरी एक तरह का 5 स्टार होटल का सुविधा इसमें है। गौरतलब है कि प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को लगने वाला हरिहर क्षेत्र का यह मेला एक तरफ जहां एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ इस मेले के पीछे गजग्राह की लड़ाई और उसमें श्री हरि की पौराणिक कहानी भी जुड़ी है, जो मेले के सांस्कृतिक इतिहास को एक अलग पहचान देती है, जो देश और विदेश के पर्यटकों को हमेशा लुभाता रहा है। दूरदर्शन समाचार के लिए सोनपुर से रतन कुमार की रिपोर्ट। भारतीय रेल यात्री सुविधाओं के साथ साथ लगातार यात्री सुरक्षा और आधुनिकीकरण के क्षेत्र में काम कर रहा है। रेल पटरियों के विस्तार के साथ ही विद्युतीकरण कार्य में तेजी आई है। देखिए एक रिपोर्ट। भारतीय रेलवे लगातार विकास के नए आयाम बनाता जा रहा है, चाहे फिर वो यात्रियों के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं का विस्तार हो या फिर आधुनिक होती प्रणाली दिन ब दिन रेलवे को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा रही है। इसी कड़ी में भारतीय रेलवे ने ब्रॉड गेज रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण मिशन मोड में शुरू किया हुआ है। 2014-15 से भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क पर लगभग 45,200 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण पूरा कर लिया है, जबकि 2004 से 2014 के दौरान लगभग 1.42 किलोमीटर प्रतिदिन के मुकाबले 2023-24 के दौरान लगभग 19.7 किलोमीटर प्रतिदिन तक विद्युतीकरण में बड़ा उछाल आया है। वर्तमान में भारतीय रेलवे के कुल बीजी नेटवर्क का लगभग 97% विद्युतीकरण हो गया है। खास बात यह है कि जहां इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर्यावरण के लिए अधिक अनुकूल है, तो दूसरी तरफ डीजल ट्रैक्शन की तुलना में लगभग 70% अधिक किफायती भी है।
वहीं दूसरी तरफ पिछले कुछ वर्षों में मोदी सरकार द्वारा किए गए विभिन्न सुरक्षा उपायों से दुर्घटनाओं की संख्या में भारी कमी आई है। 2014-15 में 135 ट्रेन दुर्घटनाएं हुई थीं, जो 2023-24 में घटकर 40 रह गई हैं। इन दुर्घटनाओं के कारणों में मुख्य रूप से ट्रैक में खराबी, लोको कोच में खराबी, उपकरणों की खराबी, मानवीय त्रुटियां आदि शामिल हैं। खास बात यह है कि 2004 से 2014 के दौरान रेल दुर्घटनाएं प्रतिवर्ष औसतन 171 रहीं, जो कि 2014 से 2024 की अवधि के दौरान घटकर प्रतिवर्ष औसतन 68 रह गई हैं। भारतीय रेलवे में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। इसी क्रम में मानवीय चूक के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इस साल 31 अक्टूबर तक 6,608 स्टेशनों पर पॉइंट और सिग्नल के केंद्रीकृत संचालन के साथ इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम उपलब्ध कराए गए हैं। इस दौरान 11,053 लेवल क्रॉसिंग गेटों की इंटरलॉकिंग की गई है, जबकि 6,619 स्टेशनों की पूर्ण ट्रैक सर्किटिंग की गई है। वहीं ट्रेन दुर्घटनाओं से बचाव के लिए कवच को भी चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है, जो कि एक स्वदेशी रूप से विकसित ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। कवच का उद्देश्य खतरे पर सिग्नल पार करने वाली ट्रेनों को सुरक्षा प्रदान करना और टकराव से बचाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में स्टेडियम का निर्माण कर खेल क्लब का गठन किया जाएगा। श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने औरंगाबाद में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार खेल क्षेत्र के विस्तार और ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभावान खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है। कि हर पंचायत वाइज खेल का क्लब बनाना है, हर पंचायत में स्टेडियम बनाना है, हर पंचायत में, नॉट प्रकरण बिहार का कोई ऐसा पंचायत नहीं बचेगा जिसमें खेल क्लब नहीं बनेगा, खेल के लिए कोई सामान नहीं होगा। अगर जमीन नहीं भी होगा पंचायत में तो सरकार जमीन खरीद के फील्ड बनाएगी, स्टेडियम बनाएगी। अब खेल वो जमाना नहीं रहा जब कुछ लोग कहते थे कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब। तो खेल के आइए, मॉडल लेके आइए, नौकरी पाइए, जीवन सुरक्षित करिए, परिवार सुरक्षित करिए और देश और प्रदेश का नाम रोशन करें। केंद्र सरकार देश के गरीब और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए कई तरह की जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जिसमें से एक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है। देखिए पूर्वी चंपारण से सचिन कुमार की खास रिपोर्ट। से बढ़कर एक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जिसमें से एक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी है। यह योजना मछली पालन के क्षेत्र में क्रांति लाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना का लाभ पूर्वी चंपारण के लोग भी ले रहे हैं। मोतिहारी के तुरकौलिया चौक के पास जिंदा मछली बिक्री केंद्र के लिए भवन का निर्माण कराया जा रहा है। इस योजना के लिए महिला रेखा देवी को चयनित किया गया है। 20 लाख रुपए की लागत से फिश क्यूसेक बनाया जा रहा है। लाभुक को 40% यानी 8 लाख रुपए सरकार की ओर से अनुदान मिलेगा, जिसमें पहली किस्त के रूप में 4 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इस योजना के तहत 2000 वर्ग फीट में निर्माण कराना है। आवेदन को हम लोग लिए और वो 20 लाख का प्रोजेक्ट है, जिसमें 40% सब्सिडी है जनरल के लिए। और ये फीस कियोस्क का योजना है। जैसे सुधा बूथ होता है, सुधा बूथ, उसी तरह ये मछली का मतलब प्लेटफॉर्म है, जहाँ से कियोस्क है, जहाँ से एक्वेरियम फिश, अलंकारी मछली और जिंदा मछली दोनों। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। केंद्र सरकार ने देश भर में बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य देश को बाल विवाह से मुक्त बनाना है। प्रियंका गांधी ने लोकसभा सांसद के तौर पर ली शपथ। उन्होंने कहा कि संविधान से ऊपर कुछ नहीं।
विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दिल्ली में यमुना नदी पर जहरीली सफेद झाग का कब्जा। यमुना नदी में लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण। बुधवार को संपन्न हुए पैक्स चुनाव के द्वितीय चरण में 611 पैक्सों में 52% मतदान हुआ है। किशनगंज में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए महाअभियान चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी विशाल राज ने विभिन्न प्रखंडों में इस अभियान का निरीक्षण किया। नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहा भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला बुधवार को संपन्न हो गया। मेले में मिले अच्छे रुझान से प्रदर्शक और स्थानीय उत्पादक काफी उत्साहित नजर आए। मोतिहारी पुलिस पीपल फ्रेंडली बनने की लगातार कोशिश कर रही है। इसी के तहत अब पूर्वी चंपारण जिले में पुलिस प्रशासन के द्वारा एक बेहतर पहल की शुरुआत की गई है। बिहार के रोहतास में आज डेहरी स्थित पीएचसी पर आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। तापमान में आंशिक गिरावट भी आ सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं से विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में भाग लेने की अपील की। भारतीय डाक विभाग की ओर से आयोजित 3 दिवसीय बिहार डाक टिकट प्रदर्शनी की पटना में शुरुआत। राज्यपाल ने किया उद्घाटन। बिहार विधानमंडल परिसर में आज विपक्ष ने विभिन्न मुद्दों को लेकर किया प्रदर्शन। विधानसभा में प्रश्नोत्तर काल में विभागीय मंत्रियों ने सदस्यों के प्रश्नों का दिया जवाब। बिहार विधानसभा में सीट अरेंजमेंट के हिसाब से विधायकों को नहीं बैठने पर आज राष्ट्रीय जनता दल ने जमकर किया हंगामा। मधेपुरा स्थित इलेक्ट्रिक रेल इंजन कारखाने का बनारस लोकोमोटिव वर्क्स के महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह ने किया निरीक्षण। और पटना जिले के मसौढ़ी अनुमंडल के नदौली गांव में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से गांव के कृषकों के सपने हो रहे हैं पूरे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। अब दूरदर्शन के